हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन। सो लाइक आप जानते हैं कि हम इस बार शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस। आप लोगों की डिमांड पर ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो आए दिन एग्जाम में पूछा भी जाता है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके मीनिंग्स, इसके टाइप्स, इसके एडवांटेज और इसके ड्रॉबैक्स। जो इसके टाइप्स हैं वही इसकी थ्योरीज के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल पर आप लोगों को मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे टॉपिक मिलेंगे, एचआरएम से जुड़े हुए सारे टॉपिक मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप लोगों को अपडेटेड जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस से आप क्या समझते हैं और इसकी नीड क्यों पड़ी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे की सारी चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, हम जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को जब रन कराया जाता है तो आप ये समझिए कि उसको सक्सेसफुली रन कराना इट्स नॉट अ इजी टास्क। हर तरह की चीजें होती हैं, हर तरह के केसेस आते हैं आपके सामने। तो उन सारे केसेस में बायसनेस को अलग रखते हुए अपना सारा काम करके देना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तभी आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश रह पाएंगे। मान के चलिए, अगर आपके एम्प्लॉय के मन में जरा सा भी डाउट है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, उसके साथ बायसनेस हो रही है, उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो इस केस में क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सही तरीके से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वहीं पर जस्टिस का जो फंडा है वो आ जाता है। तो जस्टिस जो है वो नाम ही है कि कहीं ना कहीं फेयरनेस से रिलेटेड आ गया, कि जो भी टास्क हो रहा है ना, जो भी काम हो रहा है वो फेयर हो, सही तरीके से काम किया जाए, जिससे कि किसी के भी मन में एक जो है वो अनजस्टिफाइड वाली फीलिंग जो है वो ना आए, उसके साथ गलत हो रहा है ये फीलिंग ना आए। कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब वर्कर्स, है ना, आर नॉट गिव द फेयर चांस, अगर वर्कर को एक सही तरीके से चांस नहीं मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, है ना, अपनी बात रखने के लिए, है ना, उसको पनिशमेंट दी जा रही है विदाउट अ चांस टू क्लेरिफाई देयर साइड ऑफ स्टोरी। है ना, दो लोगों के बीच में बात हुई है, आपने इस वाले को क्या किया, पनिशमेंट दे दिया इसके कंप्लेंट पर, इसकी भी तो सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उसकी तरफ से, जो है उसकी भी तरफ से, एज वेल एज उसके जैसे और भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो भी क्या करेंगे ना, अपने आप को अनसिक्योर फील करेंगे। ठीक है, अगर वर्कर्स को बहुत ज्यादा रूडली या फिर डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है मैनेजर और कलीग्स की तरफ से, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की जरूरत पड़ सकती है। और जब वर्कर्स आर डिनाइड टू हेल्प दैट दे आर एंटाइटल्ड टू, तो वहां पर जरूरत पड़ सकती है। या फिर जब वर्कर्स को लेड ऑफ या फिर रिमूव कर दिया जाता है विदाउट एनी नोटिस, तो वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे वो चीजें हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए, और अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस वहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस बेसिकली क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस मेनली कंसंट्रेट ऑन द वर्क प्लेस फेयरनेस, वर्क प्लेस पर होने वाले जो भी टास्क हैं वो सही तरीके से हों, विच इन्फ्लुएंस द न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल वर्क रिलेटेड फैक्टर्स। ये फेयरनेस होनी चाहिए यहाँ पर, और ये बहुत सारे वर्क रिलेटेड फैक्टर्स को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टर्नओवर का जो इंटेंशन हो गया, absenteeism, job satisfaction, organization commitment, job performance, leader members exchange, trust, leadership and job satisfaction। अगर ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस या फिर जस्टिस क्या होगा, जस्टिस और फेयरनेस रिफर्स टू द आइडिया दैट एक्शन और डिसीजन इज मोरली राइट। ये क्या है, एक आइडिया होता है जो हमें बताता है, एक एक्शन होता है, एक डिसीजन होता है जो हमें बताता है कि मोरली हर चीज जो है वो राइट होनी चाहिए, जो भी एक्शन हो रहा है, जो डिसीजन हो रहा है वो राइट होना चाहिए, है ना, विच में बी अकॉर्डिंग टू, जो कि राइट को आप रॉन्ग को आप कैसे बताएंगे, तो राइट रॉन्ग को बताने का तरीका है जो एथिक्स, रिलीजन्स, फेयरनेस, इक्विटी, लॉ के अकॉर्डिंग राइट है तो वो राइट है।
ठीक है। ये डायग्राम आप जो देख रहे हो इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं फेयरनेस की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है। इस डायग्राम को शो करने का ही मतलब है जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस क्या हो गया? जस्टिस एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोरल के अकॉर्डिंग, एथिक्स के अकॉर्डिंग, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जब चीजें अगर सही हैं तो वो सही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वही जस्टिस को डिनोट कर रहा है। तो justice and its execution is one of the basic and intensive need of human beings। हर इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट नीड होती है, तभी वो अपने आप को सिक्योर फील करता है और सही तरीके से काम कर पाता है। So that's why justice plays the effective and major role in studying the organization। है ना, ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए जस्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल की बात हो, इनसाइड और आउटसाइड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई थिंक जस्टिस का मतलब समझ में आ ही चुका होगा कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एक तरह से एम्प्लॉय का परसेप्शन होता है उसके जस्टिस के लिए, फेयर बिहेवियर के लिए। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल को कैसे ट्रीट किया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस किसके बारे में है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, आपसे इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी लेटेस्ट जो लेटेस्टली तो नहीं, 2019 में यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन जो है आया था इसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जस्टिस है वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरेक्शनल जस्टिस एंड टेम्पोरल जस्टिस। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि आखिर होते क्या है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको इसको आसानी हो जाएगी याद करने के लिए। जो हमारे पास मौजूद है और जो रही है वो भी मैं आपको कराऊंगी, बट ध्यान दीजिए। तो पहला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, इट बेसिकली बेस्ड ऑन कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना, क्या जो भी क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट जो किया जा रहा है, किसको? एम्प्लॉयज को। किसको? एम्प्लॉयज को। वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फेयर होना चाहिए, है ना। इक्विटी, इक्वालिटी और नीड को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की नीड कुछ है और आप किसी को कुछ और पकड़ा रहे हो, नहीं। जिस पोजीशन की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही उसको मिलना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए दो एम्प्लॉय सेम एजुकेशन के हैं, ठीक है, सेम एजुकेशन के दो एम्प्लॉयज आपके सामने आए हैं। ओके, एक ने क्या किया हुआ है? बी किया हुआ है और सेकंड ने भी आपका बी किया हुआ है। इसके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी इस पर्सन को जो है आपने दे दिया है 5 लाख का पैकेज और इसको दे दिया है आपने 3 लाख का पैकेज। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट द फेयर वन, ये फेयर नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यही बताता है कि जो भी आप यहाँ पर आउटकम दे रहे हो या डिसीजन दे रहे हो, वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वहां पर एम्प्लॉयज के मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो अगर दोनों का ही अगर एक्सपीरियंस और एजुकेशन और क्वालिटीज एक है, तो दोनों का पैकेज जो है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्विटी, इक्वालिटी और नीड के बारे में इसलिए बताया गया है। ठीक है, तो परसेप्शंस क्या है? यहाँ पर फेयरनेस का होता है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, तो सैलरी भी आपकी सेम होनी चाहिए और अदर बेनिफिट्स भी जो है वो सेम मिलना चाहिए। क्वेश्चन भी कुछ इसीलिए पूछा गया था आपका कि इक्विटी, इक्वालिटी और नीड जो है ये किस में आता है, कौन से जस्टिस में आता है? तो दिस इज कम्स अंडर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा है आपका प्रोसीजर जस्टिस। तो ये जो है ये बिलोंग करता है किसको? प्रोसेस को। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बिलोंग कर रहा है किसको? प्रोसेस को। तो जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में रन आउट हो रही है, जो प्रोसीजर यूज की जाती है और जो प्रोसेसेस चल रही हैं, तो दे शुड बी फेयर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई मान लीजिए कार्यवाही चल रही है ना, कोई कार्यवाही चल रही है, तो उस केस में वो जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो बने हुए हैं, जो रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो बने हुए हैं, इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ये सभी के लिए ना इक्वल होना चाहिए, सभी के लिए प्रोसेस जो है वो सेम होनी चाहिए, है ना। इस प्रोसेस के ही आधार पर आगे जो है वो परफॉर्मेंस के लिए या तो रिवॉर्ड दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, यानी कि एम्प्लॉयज को, या फिर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तो जो सिस्टम है वो सिस्टम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी मैनेजर के पहचान वाला था, इसलिए उसने क्या किया कि शॉर्ट में निपटा दिया और रूल्स को फॉलो ना करते हुए उस पर्सन को है जो पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि गलती
उसकी वही थी जो दूसरे पर्सन ने की हुई थी, है ना। ए और बी दो पर्सन थे, एक जो है वो मैनेजर के पहचान का था, दूसरा वाला जो नॉर्मल था। तो मैनेजर की पहचान वाले के लिए कोई प्रोसेस फॉलो नहीं की गई और उसको, है ना, उसकी गलती पर भी नॉर्मल तरीके से उसके साथ बिहेव किया गया। और दूसरा वाला नया था, तो उसकी गलती पर क्या किया गया, उसको जो है वो बकायदा पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसको जो है वो पनिशमेंट दी गई। तो इट्स नॉट द फेयर। तो सिस्टम जो है वो भी, जो भी उसमें पॉलिसीज प्रोसीजर या जो भी आपका प्रोसेस यूज हो रही है, वो फेयर होनी चाहिए। हर एम्प्लॉय एक बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड, तो बुरे काम के लिए पनिशमेंट, ओके, बट इक्वल होना चाहिए हर एम्प्लॉयज के लिए ये सेम प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है वो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि रूल्स रेगुलेशंस अप्लाइड इन द प्रोसेस फॉर रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट। ये पनिशमेंट और उसके लिए दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला फंडा यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्शनल जस्टिस। इंटरेक्शनल जस्टिस नाम से क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है ये रिलेशनशिप को लेकर बात हो रहा है ना। रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। रिलेशनशिप किसका, जैसे कि जो मैनेजर है उस मैनेजर का एम्प्लॉयज के साथ में रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट जो है इट शुड बी फेयर, वो आपका फेयर होना चाहिए। अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉयज को इस तरह से ट्रीट करता है कि जैसे कि वो उसको कुछ समझता ही नहीं है, हमेशा रूड बात कर रहा है, हमेशा गलत तरीके से बात कर रहा है ना, हमेशा उसकी बात को सुनता ही नहीं है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरे साथ में जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ फेयरनेस नहीं हो रही है काम के लिए। तो वहां पर इंटरेक्शनल जस्टिस जो है वो आपका शो होता है कि इंटरेक्शनल जस्टिस कहता है कि हमको एक इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट देना चाहिए, सभी के साथ में इक्वल बिहेव करना चाहिए। मैनेजर के अंदर में अगर 5 एम्प्लॉयज हैं तो उन पांचों के साथ में उसको सेम बिहेव करना चाहिए, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताता है आपका रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और होती है, ध्यान दीजिएगा। एक तरह से दो तरह की यहाँ पर केसेस आ सकते हैं। एक आता है आपका इंटरपर्सनल और एक आता है आपका इंफॉर्मेशनल। इंटरपर्सनल कहता है कि भाई ट्रीटिंग विथ रिस्पेक्ट, जो भी पर्सन आपके साथ है उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए, उस उसको आप कर्सी के साथ में बिहेव करिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। वही इंफॉर्मेशनल जो है वो आपसे कहता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन है वो सभी के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर कीजिए। तो शेयरिंग, जो भी रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो सभी के साथ में आपको शेयर करनी चाहिए, तो शेयरिंग रिलेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कहता है क्या, आपका इंटरेक्शनल जस्टिस क्लियर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है वो फेयर होना चाहिए। प्रोसीजर, जो प्रोसीजर यूज की जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस में वो हर एम्प्लॉयज के लिए बराबर होनी चाहिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए। इंटरनेशनल जस्टिस क्या कह रहा है कि भाई इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल दो तरह की चीजें हो सकती हैं और दोनों ही चीजें जो हैं रिलेशनशिप में, चाहे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी अनफेयर वाली फीलिंग्स ना आए, ठीक है। अब जो लास्ट बचता है आपका, दैट इज दी टेम्पोरल जस्टिस। तो ये जो टेम्पोरल जस्टिस होता है दिस इज बेसिकली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। ये जो है ये क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम को लेकर यहाँ पर इसको बताया गया है कि जो टाइम है वो आपका सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना पूरी चेन चलती है किसी भी काम करने के लिए, ठीक है ना। किसी भी काम के लिए पूरी चेन चलती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो एम्प्लॉयर है इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई मुझको ये ऑर्डर 30 जून तक जो है वो देना है। अब यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको जो देने की डेट है वो आपकी मान लीजिए वो मई की डेट है कि भाई 1 मई तक आपके पास ये चीज आनी चाहिए। तो अब 1 मई तक ये चीज आनी चाहिए और 30 जून तक तभी तो ये उसको दे पाएगा। तो अगर इसने डिले कर दिया तो इसका जो कमिटमेंट है वो भी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जस्टिस नहीं है ये चीज। वहीं दूसरी तरफ जो भी टास्क दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के टाइम को भी बहुत सही तरीके से मैनेज होना चाहिए। एक एम्प्लॉय को हर तरह का टाइम जो है वो मिलना चाहिए, चाहे वो टाइम उसकी फैमिली के लिए हो, चाहे वो टाइम उसके पर्सनल यूज के लिए हो, और चाहे वो टाइम ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा देने के लिए हो, ठीक है।
तो अगर कोई भी टाइम दिया जा रहा है तो वो सभी के लिए इक्वल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी से आपने बहुत सारा काम करा लिया और दूसरे को आप उसका फैमिली और पर्सनल टाइम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। तो हर एक इंसान के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम में भी। ठीक है, कि आप सभी को बराबर तरीके से टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ये? तो यहाँ पर इस तरह से टेम्पोरल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजर, डायरेक्शनल और टेम्पोरल जस्टिस आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीजर जस्टिस से रिलेटेड कुछ बताए हैं मैंने कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं प्रोसीजर जस्टिस के लिए। कुछ एडवांटेज देखने को मिलेगा कि मोर वर्कर्स जॉय, वर्कर्स जो है वो ज़्यादा खुश रहेंगे, एब्सेंटिज्म कम होगा, वर्क बेटर होगा, क्रिएटिविटी और क्रिएशन देखने को मिलेगा, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत कम होगा वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट कुछ ड्रॉबैक भी आपको देखने को मिलेंगे, like lower job fulfillment, workers who feel that they are not fated fairly, तो वो कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं होंगे और अपना काम नहीं करेंगे सही तरीके से। बेटर प्रॉफिट एंड बेटर प्रॉफिट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है कि उनके साथ में काम नहीं हो रहा है सही, तो वो हो सकता है कि जॉब को क्विट कर दें, है ना, या फिर लेस प्रोडक्टिविटी शो करेंगे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। उनको अगर ये लगता है कि यार मेरे साथ वाले के साथ अच्छा काम हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट शो कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ड्रॉबैक भी आपको ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, कमेंट करिए रिगार्डिंग दी टॉपिक्स, एंड शेयर कीजिए वीडियो को मैक्सिमम, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द क्लासेस एंड ऑल। Thank you so much. Keep study hard and smart. Take care.